हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम और सी प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करना है और उसके जो अलग-अलग फंक्शंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करें, तो चलिए स्टार्ट करें। उसमें सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, द अल्फाबेट्स फ्रॉम अ बेसिक सेट इन कंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन द लैंग्वेजेस। तो हमें पता है कि अगर कोई भी हमें वर्ड बनाना हो या फिर कोई भी हम सेंटेंस क्रिएट करें तो उसके अंदर सबसे मेन बेसिक पार्ट रहेगा हमारे अल्फाबेट्स का, दैट मीन्स हमारे कैरेक्टर्स। The characters in a C language are divided into four categories। और वही चीज अगर हम सी लैंग्वेज में की बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स को अलग अलग चार कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहला लेटर, फिर सेकंड वन इज डिजिट, थर्ड वन इज व्हाइट स्पेस, यानी कि आप जो भी एंटर करोगे, एंटर एंटर करके जो न्यू लाइन में आप जाओगे या फिर स्पेस बार का यूज करोगे, टैब का यूज करोगे, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे व्हाइट स्पेस। एंड द फोर्थ वन इज स्पेशल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स जो आप सिंबल्स का यूज करते हो, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाएंगे। सी प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग दिस कैरेक्टर सेट। और इन चारों कैटेगरी का यूज कर कर हम अपना सी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सिंबल्स या फिर कोई भी व्हाइट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर्स, लेटर, डिजिट, सबका यूज हम सी प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे टेबल के अंदर दिखाया गया लेटर कौन कौन से, तो कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स आप एज अ लेटर के तरीके ले सकते हो। डिजिट्स 0 to 9 डिजिट्स यहाँ पे कंसीडर हो सकता है। फिर व्हाइट स्पेस में ब्लैंक स्पेस ले लो, फॉर्म फिल ले लो, हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन, वर्टिकल टैब एक्सेट्रा आर कॉल्ड व्हाइट स्पेस। डिजिट मींस 0 to 9 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि बाकी के तो सारे कॉमन डिजिट आ जाएंगे। तो आप आगे जाओ तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो, मगर 0 to 9 इज द बेसिक डिजिट टाइप्स। फिर नेक्स्ट टेबल के अंदर आपको दिखाया गया है यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि इतने सारे ऑपरेटर्स एंड उसका यूज यहाँ पे, यानी कि उसका नाम दिखाया गया है। तो कीबोर्ड के ऊपर ऑलमोस्ट जितने भी सिंबल्स आपको दिखे, ऑलमोस्ट सारे सिंबल्स आप यहाँ पे इन अ प्रोग्राम में आप यूज कर सकोगे। ओके, तो ये सारे सिंबल्स है जो स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाएंगे, और इन सभी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज आप कहीं ना कहीं सी प्रोग्राम के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सी वर्ड्स। द सी कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स इन अ सी लैंग्वेज एंड these वर्ड्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सी स्टेटमेंट। तो जो भी हमारे कैरेक्टर्स हो गए वो कैरेक्टर से हम यहाँ पे एक वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और सी लैंग्वेज इसी वर्ड का यूज कर कर यहाँ पे एक सी लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकते हैं। A word in a C is known as a token of C। और C लैंग्वेज के अंदर जो भी एक वर्ड आए उसको हम यहाँ पे टोकन ऑफ C के नाम से जानेंगे, यानी कि वो वन टाइप ऑफ उसके टोकन हो जाएंगे। C आइडेंटिफायर 6 टाइप ऑफ टोकन्स, तो अलग अलग 6 टाइप के टोकन C लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहला है कीवर्ड, फिर दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा है कांस्टेंट, फोर्थ वन इज स्ट्रिंग, फिफ्थ वन इज ऑपरेटर एंड द सिक्स्थ इज अ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो चलिए ये सारे टोकन्स के बारे में हम वन बाय वन डिटेल के अंदर देखें। तो सबसे पहला है कीवर्ड। द प्री डिफाइंड वर्ड इन अ सी लैंग्वेज आर नोन एज अ कीवर्ड। तो जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड वर्ड है उसको हम यहाँ पे कीवर्ड तरीके के नाम से जानेंगे, यानी कि सी लैंग्वेज का जब डेवलपमेंट हुआ था तब ये सारे वहां पे जो भी वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व यानी कि प्री डिफाइंड कर दिए गए हैं। ANSI C standards supports 32 predefined words। तो यहाँ पे अलग अलग 32 predefined वर्ड दिए गए हैं जिसका आप यूज प्रोग्राम में एक फिक्स मीनिंग के लिए ही कर सकते हो। आप यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी वेरिएबल का नाम इन 32 वर्ड्स में से नहीं दे सकते। जिस वर्ड का जो भी मीनिंग होगा उसी मीनिंग के साथ आप प्रोग्राम का में उसका यूज कर सकते हो, और कोई तरीके से इनका यूज आप नहीं कर सकोगे। तो नीचे की टेबल में आपको जो कीवर्ड्स दिए गए अलग अलग 32 कीवर्ड्स आप देख सकते हो, वो सी प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। A word that is a user or a programmer can construct by making use of a C character set is known as a identifier। तो आइडेंटिफायर क्या है, तो कि जो भी एक वर्ड यहाँ पे कोई भी यूजर या फिर प्रोग्रामर सी कैरेक्टर के साथ अगर वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफायर नाम से जानेंगे।
इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लेटर डिजिट एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स। तो वो यहाँ पे कोई भी लेटर्स के साथ आप क्रिएट करा सकते हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर डिजिट्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर के साथ उसको क्रिएट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि नीचे एग्जांपल में बताया कॉस्ट सी, तो यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दिया गया है। फिर मेन जो लिखा वो एक फंक्शन का नाम है आपके पास। फिर पी आई एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है एंड फ्लोट वो एक प्री डिफाइंड वर्ड है जो आगे टेबल के अंदर लिखा हुआ था। तो एक्सेट्रा ये सारे आइडेंटिफाई हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है वेरिएबल, एन एंटिटी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डिफरेंट वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। तो वो एक एंटिटी होगी जो वो क्या करेगी, वहां पे अलग अलग वैल्यूज को वो स्टोर करेगी जिसको हम यहाँ पे वेरिएबल के नाम से जानेंगे। Every variable used in a program must be initialized by some initial value and this value keeps on changing as per the operation performed on the variable। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर उसको यहाँ पे जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि जब भी उसको असाइन करना होगा तब वैल्यू हम उसको असाइन कर सकते हैं। तो हम उसको इनिशियल वैल्यू देना हो तो भी हम यहाँ पे दे सकेंगे और ये वैल्यू वो पूरे प्रोग्राम के दौरान वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेगी और जब भी हमें उस वैल्यू की जरूरत पड़े तब हम पर्टिकुलर वेरिएबल में से वो वैल्यू ले भी सकते हैं या फिर उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू को अगर चेंज करवाना हो तो वो वैल्यू भी चेंज करा सकते हैं। टू डिफाइन अ वेरिएबल नेम इन अ सी, द प्रोग्रामर हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स। अगर सी प्रोग्राम के अंदर हमें कोई ना कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना हो तो हमें वहां पे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन से रूल्स है। तो दिस रूल्स आर मेंशन बिलो। तो सबसे पहला है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी सेम एज अ कीवर्ड। तो जो आगे हमने 32 प्रीडिफाइंड वर्ड्स देखे थे कीवर्ड के अंदर उसमें से कोई भी वर्ड वहां पे एज अ वेरिएबल नेम के रूप में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर। आप वेरिएबल नेम यहाँ पे कोई भी प्योर लेटर्स के साथ क्रिएट कर सकते हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर के साथ भी आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम बना सकते हो। The first letter of variable name must be a letter or underscore। मगर जो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो मगर उसमें भी एक कंडीशन है कि पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम का पहला लेटर आइदर वो एक कैरेक्टर होना चाहिए या फिर सबसे पहला लेटर वो अंडरस्कोर होना चाहिए। नंबर आप सबसे पहला लेटर के रूप में नहीं दे सकते। फिर बाकी आप जो भी नंबर अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज करो वो चलेगा मगर पहला कंपलसरी कोई भी अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर वहां पे होना चाहिए। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम एज पर ANSI स्टैंडर्ड इज 31 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम की लेंथ बताई गई कि वो एज ए ANSI स्टैंडर्ड यानी कि जो भी हमने आगे पार्ट 1 में देखा था कि ANSI ने कुछ वहां पे प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो किए सी लैंग्वेज के, तो उनमें से एक रूल्स ऐसा भी है कि वेरिएबल का नाम मैक्सिमम आप 31 कैरेक्टर्स तक दे सकते हो, उससे लंबा नाम वहां पे वो अलाउ नहीं करेगा। The variable name are case sensitive, hence num आप कोई भी तरीके से लिखो। यहाँ पे एग्जांपल में num दिया गया है एज अ वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो num लिखा हुआ है आर कंसिडर एज अ डिफरेंट वेरिएबल। तो जितने भी आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल अलग अलग लेटर्स करते जाओगे तो उतने वहां पे वो वेरिएबल्स क्रिएट होता जाएगा। यानी कि आप कैपिटल में num लिखो या फिर स्मॉल में लिखो या फिर n कैपिटल करके लिखो या फिर बीच में u कैपिटल करके लिखो, सारे यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स गिने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाती है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट। द एंटिटीज ऑफ सी दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर नोन एज अ कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे सी प्रोग्राम का अगर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान पर्टिकुलर एंटिटी वो अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करेगा, उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में जानेंगे। वेरियस कैटेगरीज ऑफ सी कांस्टेंट आर एज फॉलो। कांस्टेंट्स के अंदर भी वेरियस कैटेगरीज है तो वन बाय वन देखें। सबसे पहला है न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो द कांस्टेंट दैट स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यू नोन एज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो वो एक कांस्टेंट है जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, उसको हम यहाँ पे न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के नाम से जानेंगे। द न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज इंटीजर कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज रियल कांस्टेंट। तो यहाँ पे न्यूमेरिक कांस्टेंट को दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है इंटीजर कांस्टेंट एंड द सेकंड पार्ट इज रियल कांस्टेंट। तो उसमें देखें सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट को। इंटीजर कांस्टेंट्स रिफर टू होल नंबर यानी कि विदाउट पॉइंट वाले नंबर्स हम यहाँ पे एज अ
होल नंबर के रूप में हम लेंगे। There are three types of integer constant. First one is decimal, second one is hexadecimal and the third one is octal. तो अलग अलग तीन टाइप के इंटीजर कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे। फर्स्ट वन इज डेसिमल जिसका बेस 10 होगा, सेकंड वन इज हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होगा एंड द थर्ड वन इज ऑक्टल जिसका बेस 8 होगा। देखिए वन बाय वन डिटेल के अंदर। तो द डेसिमल कांस्टेंट यूज न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9। तो डेसिमल कांस्टेंट के अंदर न्यूमेरिक डिजिट कंसीडर होंगे 0 टू 9 तक। One can use as prefix unary plus or minus with a decimal number. Example -120 plus 120। तो हम यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स के रूप में आगे प्लस या माइनस का यूज करके हम डेसिमल नंबर को डिराइव करा सकते हैं, जैसे कि -120 प्लस 120। फिर नेक्स्ट है द हेक्साडेसिमल कांस्टेंट यूज अ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9 एंड लेटर a to f। तो यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल कांस्टेंट को दिखाने के लिए हम यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट्स वो 0 टू 9 कंसीडर करेगा एंड लेटर a to f। a to f refers to the numerics value 10 to 15 respectively। और जो हम यहाँ पे लेटर्स का यूज कर रहे हैं a to f वो वन बाय वन रिस्पेक्टिवली 10 टू 15 नंबर्स को वो रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस 10 is equal to a, 11 is equal to b, 12 is equal to c, up to 15 is equal to f। तो यहाँ पे OX और कैपिटल OX is used as a prefix। तो जहां पे भी हम हेक्साडेसिमल नंबर्स का यूज करेंगे तो उसके आगे हम यहाँ पे कैपिटल में OX या फिर स्मॉल के अंदर OX यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है कि OX कैपिटल B 5 और कैपिटल OX 7 9। तो यहाँ पे आगे प्रीफिक्स के रूप से पता चलेगा कि ये नंबर हेक्साडेसिमल है या फिर डेसिमल है या फिर ऑक्टल है। तो वहां पे प्रीफिक्स अलग अलग सबके है, तो अलग अलग प्रीफिक्स के मुताबिक नंबर को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करा सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज द ऑक्टल कांस्टेंट यूज न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। द ऑक्टल नंबर्स हैव बेस 8। टू डिफरेंशिएट इट्स फ्रॉम द डेसिमल नंबर 0 इज यूज एज अ प्रीफिक्स। तो ऑक्टल कांस्टेंट के अंदर हम न्यूमेरिक डिजिट 0 to 7 को कंसीडर करेंगे और ऑक्टल नंबर का बेस रहेगा 8, इसलिए वो 8 नंबर्स यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि 0 to 7 वो 8 डिजिट वहां पे हो जाएंगे। डेसिमल नंबर से बाइफरकेट यानी कि डिफरेंट दिखाने के लिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में आगे हम 0 लिखेंगे, जैसे कि एग्जांपल में 045 और 070। तो दैट मींस ये नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्टल बेस हो जाएंगे। तो तीनों अलग अलग कॉन्स्टेंट्स को यानी कि डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल को अलग अलग दिखाने के लिए हमने अलग अलग प्रीफिक्स देखे कि डेसिमल के लिए प्लस और माइनस का यूज करना था, हेक्साडेसिमल के लिए 0x या फिर कैपिटल 0x का यूज करना था एंड ऑक्टल के लिए यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स आप 0 यूज करोगे। फिर सेकंड कांस्टेंट था रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट्स रिफर्स टू द डेसिमल नंबर्स हैविंग अ फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि हम नंबर्स के साथ फ्रैक्शनल पार्ट को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जैसे कि एग्जांपल में लिखा गया 10.15 और -65.75। Real constants can also be represented by using a scientific form. In this form, a number is represented using a mantissa and exponent। तो हम यहाँ पे रियल कांस्टेंट को साइंटिफिक फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे mantissa एंड एक्सपोनेंट का यूज हम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि the value of 25.75 can be represented as 0.2575 E2 or 0.2575 capital E2। Here 0.2575 is referred as mantissa and small e and capital E is equivalent and 2 is referred as a exponent। तो आप यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्मूला के साथ भी उसको रिप्रेजेंट कराना हो तो करा सकते हो एंड पॉइंट के अंदर आपको रिफर करना हो तो पॉइंट के अंदर भी आप रियल कांस्टेंट को बता सकते हो। फिर सेकंड वन इज कैरेक्टर कांस्टेंट। द कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेन्स द कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर हम यहाँ पे कैरेक्टर्स इंक्लूड करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इन अ सी। तो सी के अंदर भी टू टाइप्स के कैरेक्टर कांस्टेंट अवेलेबल है। पहला है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो उसमें देखिए सबसे पहले सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोड। तो उसके नाम के मुताबिक सिंगल कैरेक्टर है तो यहाँ पे वो सिंगल कैरेक्टर को ही ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोड। तो
सिंगल कोट के अंदर आप यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को असाइन कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया कि सिंगल कोट में आप कैपिटल एच, सिंगल कोट में वी, सिंगल कोट में डॉलर साइन एंड सिंगल कोट के अंदर 7। तो जो भी कुछ आपने सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ होगा, इधर वो कैरेक्टर हो या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो या फिर कोई भी डिजिट्स हो, तो उसको यहाँ पे वो कैरेक्टर के रूप में ले लेगा अगर आपने वहां पे सिंगल कोट किया होगा तो। Each character constant is associated with a numeric value known as a ASCII value, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे आप सिंगल कोड के अंदर जो भी कैरेक्टर्स लिखोगे उस कैरेक्टर को यहाँ पे कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर दी गई होगी, जिसको हम यहाँ पे ASCII वैल्यू के नाम से जानेंगे। फिर सेकंड वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन द डबल कोट, यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ लिख सकते हो और उसको डिनोट करने के लिए आप यहाँ पे डबल कोट का यूज करोगे। एग्जांपल है डबल कोट में बाय, डबल कोट में वी एक्सेट्रा। तो भले ही यहाँ पे एक ही कैरेक्टर लिया वी, मगर उस कैरेक्टर के आसपास हमने यहाँ पे डबल कोट किया तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट v इज नॉट इक्वल टू अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। वो यहाँ पे भले ही हमने v लिखा मगर वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट v will be allocated to memory space while character v will be allocated only one memory space। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट v लिखा हुआ उसको यहाँ पे हम मेमोरी, दो मेमोरी वहां पे हम असाइन करेंगे, यानी कि वो दो स्पेस की मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा, जबकि कैरेक्टर भी वहां पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर के लिए उसको मेमोरी असाइन की जाएगी। दिस इज बिकॉज द स्ट्रिंग इन अ सी आर एंडेड बाय एडिंग /0 और नल कैरेक्टर, क्योंकि स्ट्रिंग कैरेक्टर के एंड में वहां पे बाय डिफॉल्ट एक /0 करके एक नल कैरेक्टर हम इंसर्ट करते हैं, डेट इज वी के लिए एक मेमोरी और /0 के लिए यहाँ पे दूसरी मेमोरी हम उसको ऑक्यूपाई कराते हैं। दैट्स व्हाई स्ट्रिंग कांस्टेंट v विल बी अलोकेटेड टू मेमोरी स्पेस, और जबकि सिंगल कैरेक्टर के अंदर वैसा लास्ट में नल कैरेक्टर असाइन हम नहीं करते, दैट्स व्हाई वहां पे सिर्फ एक ही मेमोरी पर्टिकुलर कैरेक्टर को असाइन की जाएगी। स्ट्रिंग कांस्टेंट डोंट हैव एनी ASCII वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट के साथ कोई भी ASCII वैल्यू एसोसिएट नहीं की गई। Next is backslash character. C provides a special character constant that use two characters, and these constants are known as a backslash character or escape sequence. तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे आप दो कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो और इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे बैकस्लैश कैरेक्टर या फिर एस्केप सीक्वेंस के नाम से जानेंगे। They are known as a backslash character as the first character is always a backslash। इसको हम यहाँ पे backslash character इसीलिए कहेंगे क्योंकि उसका सबसे पहला लेटर यहाँ पे है backslash, that is यहाँ पे एक साइन दी गई तो वो backslash की साइन है, that's why वहां पे उसको backslash character कहते हैं। While they are known as a escape sequence character as the output of this constant is not a character but a white space। तो इसको हम यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज करने से जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसका आउटपुट यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे हमें व्हाइट स्पेस के रूप में उसका आउटपुट मिलेगा। डेट्स वाई उसको हम यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। द एस्केप सीक्वेंस आर मोस्टली यूज फॉर फॉर्मेटिंग पर्पस। तो यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस का यहाँ पे फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं। For example, /n is used for inserting a new line at the time of input or output। जब भी हम कोई भी इनपुट कराना हो प्रोग्राम के अंदर या फिर उसका आउटपुट हमें लेना हो, तब हम यहाँ पे /n का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नई लाइन के अंदर हमें हर एक आउटपुट दिखा सके उसके लिए। तो प्रोग्राम के अंदर हम हर एक स्टेटमेंट के बाद /n का यूज कर सकते हैं। Similar to single character constant, this constant also have an ASCII value associated with them। और यहाँ पे जो भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट था कि उसके साथ जो ASCII वैल्यू एसोसिएटेड थी, वैसे ही यहाँ पे बैकस्लैश कैरेक्टर के लिए भी यहाँ पे ASCII वैल्यू एसोसिएटेड होगी। फोर्थ वन इज सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो सर्टेन न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग अ सिंबॉलिक आइडेंटिफायर। सच कांस्टेंट्स आर नोन एज अ सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर कांस्टेंट के जैसा हम यहाँ पे सिंबॉलिक कांस्टेंट को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कि जिसको हम यहाँ पे सिंबॉलिक कांस्टेंट के नाम से जानेंगे।
The symbolic constant is always defined with a has defined as a prefix to it. तो जो भी सिंबॉलिक कांस्टेंट होगा उसके आगे हम यहाँ पे हैज डिफाइंड वर्ड का यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स के रूप में. हियर हैज डिफाइंड इज नोन एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. तो यहाँ पे हैज डिफाइंड का मतलब है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. It directs the compiler to replace all occurrences of symbolic constant with the value specified against it. तो ये कंपाइलर को वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखी गई है उसको वहां पे रिप्लेस करो और ऑलरेडी जो सी प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरी के अंदर उसकी जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे क्या करो, रिप्लेस कर दो. यानी कि आपने जो भी कुछ लिखा होगा उसके रिगार्डिंग सी प्रोग्राम की लाइब्रेरीज के अंदर सारे बाकी के कोड्स वहां पे उस एज ए लाइब्रेरी के रूप में लिखे गए होंगे, तो आपको वहां पे उसको यूज करना है. तो वो कंपाइलर को ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा. जनरली सिंबॉलिक कांस्टेंट्स आर डिफाइन अ कैपिटल लेटर्स. तो जो भी यहाँ पे सिंबॉलिक कांस्टेंट होंगे उसको हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के अंदर डिफाइन करेंगे. जैसे कि सिंटेक्स यहाँ पे सिंबॉलिक कांस्टेंट की बताई कि हैज डिफाइंड आइडेंटिफायर और वैल्यू, यानी कि आइडेंटिफायर पर डिक्लेयर करो और कोई भी वैल्यू उसको असाइन करो. Here has defined is a preprocessor directive. Identifier is a symbolic name of the constant that user wants to define and value is the constant itself. तो यहाँ पे has defined वो एक preprocessor directive है. Identifier वो है कि जो है यहाँ पे users जो भी एक constant derive करने वाला था वो, and value the particular identifier की वो value जो भी वो भी एक constant value रहेगी. For example, has defined pi यानी कि pi 3.14 जो एक कांस्टेंट है. पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जो प्रोग्राम के अंदर फिक्स है वही प्रोग्राम के अंदर भी वो फिक्स ही रहेगी. Here has defined is a preprocessor directive. pi means a symbolic constant that refers to a real value 3.14. फिर नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम. सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? तो फॉलोइंग डायग्राम शोज द एंटायर प्रोसेस ऑफ अ सी प्रोग्राम कि यूजर्स टाइप प्रोग्राम इन. तो यहाँ पे सेकंड स्टेप लिखा है एडिटर, यानी कि आप कोई भी एडिटर के अंदर सी प्रोग्राम टाइप करोगे. फिर जो भी आपने टाइप किया प्रोग्राम को सेव किया तो वो एक सोर्स कोड बन जाएगा जिसको आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए दोगे. तो यहाँ पे वो ट्रांसलेटर के अंदर वो क्या करेगा, आपने जो भी लैंग्वेज के अंदर लिखा है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर वो कन्वर्ट करेगा. फिर वो वहां पे लिंकर के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि जो भी लाइब्रेरी फाइल्स और जो भी वहां पे इंसर्ट करना था वो वहां पे इंसर्ट करके जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड आएगा उस कोड को यहाँ पे लोडर के अंदर क्या करेगा, इंक्लूड करेगा. एंड देन आफ्टर उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद एज अ आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलेगा, जो इसलिए आपने प्रोग्राम बनाया होगा उसका आप वहां पे इजिली आउटपुट दे सकोगे. तो चलो ये पूरा डायग्राम हम यहाँ पे थियोरेटिकल समझे, तो अपना नेक्स्ट स्टेप यही है. तो स्टेप वन इज दैट कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू राइट अ प्रोग्राम यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर. तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज करो और प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करो. द प्रोग्राम रिटन यूजिंग एन एडिटर इज नोन एज अ सोर्स कोड और अ सोर्स प्रोग्राम. तो जो भी एडिटर का यूज करके आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हो उसको हम यहाँ पे सोर्स कोड या फिर सोर्स प्रोग्राम के नाम से जानेंगे. द एक्सटेंशन ऑफ द सोर्स फाइल रिटन इन अ सी लैंग्वेज इज .c. और जो भी आप यहाँ पे सोर्स कोड लिख रहे हो उसका एक्सटेंशन यहाँ पे .c रहेगा, यानी कि जब भी आप वो सोर्स कोड को सेव कर रहे हो तब फाइल नेम के साथ आपको एक्सटेंशन में .c लिखना ही पड़ेगा. जैसे हमने आगे के 1 to 4 चैप्टर्स HTML के अंदर फाइल नेम के साथ कैसे .html एक्सटेंशन का यूज किया था, वैसे ही यहाँ पे हमें .c एक्सटेंशन का यूज करना है. फिर स्टेप 2 क्या है? तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स अ सोर्स प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम नोन एज अ ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. तो जो भी आपने सोर्स प्रोग्राम में लिखा हुआ होगा तो वो कंपाइलर के थ्रू उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, जिसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड या फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से जानेंगे. द एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल इज .obj. तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट कोड के अंदर फाइल कन्वर्ट होगी उसका एक्सटेंशन यहाँ पे .obj रहेगा. डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्ट कोड आर आल्सो अवेलेबल. तो अलग अलग कंपाइलर या फिर ट्रांसलेटर के मुताबिक यहाँ पे उसका अलग अलग कोड वहां पे अवेलेबल हो जाएगा. फिर है नेक्स्ट स्टेप 3. The program called linker is used to link the object code with the library functions given the executable program or executable code. तो यहाँ पे जो भी एक हमारा लिंकर है
तो वो यहाँ पे जो भी अलग अलग लाइब्रेरी फंक्शंस सी प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है उसके साथ वो क्या करेगा, प्रोग्राम कोड को वहां पे वो लिंक करेगा, जिसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड से के नाम से जानेंगे। द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड इज .exe। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड का एक्सटेंशन है .exe। फिर लास्ट स्टेप है स्टेप 4। तो फाइनली एग्जीक्यूटेबल कोड इज लोडेड onto a memory by a program called loader along with the required data to give us the output। तो सबसे लास्ट स्टेप है कि जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड होगा यानी कि लाइब्रेरी सब इंक्लूड हो गई वहां पे, फिर उसके बाद जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड आया उसको हम यहाँ पे मेमोरी के अंदर लोड कर देंगे और उसके साथ यहाँ पे जो भी हमें रिक्वायर्ड डेटा यानी कि जो भी हमें इनपुट देना होगा वो भी इनपुट हमें दे दिया होगा। तो सारा कुछ प्रोग्राम के कोड के ऊपर प्रोसेस होने के बाद हमारा प्रोग्राम आउटपुट देने के लिए वो रेडी रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सी प्रोग्राम की बेसिक इंफॉर्मेशन कि जिसके बारे में हमने यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड्स देखे, कांस्टेंट के बारे में हमने देखा, सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो भी हमने देखा। तो आई होप सारे टॉपिक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।